सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हमने जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, कुछ जो बच्चे के लेवल के लिए थोड़े से कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हें हम सरल कैसे कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने 12.1 की बात की थी और उसके बाद 12.2 में भी हमने घोड़े वाले सवाल की बात की थी, इसी प्रकार से घड़ी वाली बात की थी। ये अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था कि जब कभी मान लिया जाए वृत्तखंड की बात कर रहे हैं और वृत्तखंड में आपसे 120 का एंगल पूछा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है 12.2 का 12.2, और इसमें आपसे पूछा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। देखिए ये AB एक जीवा है और ये केंद्र पर जो कोण बना रही हैं वो 120 का है, ये 120 का है। अब अगर ऐसी स्थिति में आपको ये कहा गया है कि त्रिज्या मिल रही है और कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब सूत्र हमारे पास जो था उसमें साइन थीटा यानी कि साइन 120 की आवश्यकता लगेगी। या तो आपको अगर 10th के लेवल की बात है तो साइन 120 का वैल्यू उसको बताना होगा, यानी जब कभी पेपर में भी अगर आता है तो उसको हिंट के रूप में साइन 120 का वैल्यू दिया जाना चाहिए। बट जो अच्छे बच्चे हैं उसको बिना उसके भी कर सकते हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि 120 का वैल्यू आप ही निकालें, तो वो कैसे निकालें? ये देखिए, आप मान लिया जाए मैंने आपको कहा था कि ये कोण θ/2 हो जाता है, ये भी θ/2 हो जाता है, मीन्स ये 60 हुआ और ये भी 60 हुआ। अब अगर OM और AM पता चल जाए तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज OAM में। OAM में वही हमारा cos थीटा का फार्मूला, तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 ये थीटा है इसलिए ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी OM और बटे में कर्ण है R। cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। इस प्रकार OM ये ऊंचाई और त्रिज्या का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा। त्रिज्या में दे रखा था 12 सेंटीमीटर, ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से इसी सूत्र में इसी त्रिभुज में हम साइन 60 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब है AM, कर्ण जो है वो R है। साइन 60 हो गया √3/2 AM बटे में R, यानी √3/2 बराबर AM बटे 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AM हो जाएगा 7 √3/2, और इसलिए AB जो है वो डबल होता है AM से, तो 2 × 7 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 √3 आ गया। यानी हमने इसका आधार भी प्राप्त कर लिया और ऊंचाई भी प्राप्त कर ली। इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार AB और ऊंचाई OM। 1/2 AB का वैल्यू है 7 √3, OM का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो 6 है। इस प्रकार से ये हो गया आपका 21 √3। अगर √3 का वैल्यू रख सकते हैं तो आप रख दें। ठीक है, इसके बाद में हम ये प्राप्त कर चुके हैं। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 गुणित πr²। थीटा की जगह 120, थीटा की जगह 120 ही आएगा क्योंकि ये पूरा ही त्रिज्या खंड निकाल रहे हैं। अपॉन 360 पाई का वैल्यू रख सकते हैं या रख सकते हैं तो 3.14 भी रख सकते हैं, या 22/7 r²। r का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है। ये 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाए 12 × 36। इस प्रकार से 154/3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल ये प्राप्त होगा।
और उसका 21√3 वर्ग सेंटीमीटर ये आया है। इन दोनों का जब घटाव कर देंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, देखिए अब ये पूरा त्रिज्या खंड है, इसमें से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा तो ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 120 एंगल होते हुए भी हमने 10th के स्टैंडर्ड पे भी इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। बट अगर वो फार्मूला डायरेक्ट लगाते आप 1/2 r² साइन थीटा, तो फिर साइन 120 का वैल्यू होता, और साइन 120 बच्चों को याद नहीं है, इसलिए आप ऐसे इस क्वेश्चन को विशेष रूप से बताएं। इसी प्रकार से एक छतरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो छतरी के क्वेश्चन में सीधे सीधे उसने कहा है कि एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगी हैं, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना है, ठीक है। मतलब उसको ऐसे तिरछा नहीं मानना है, उसको सीधा वृत्ताकार बताया है। तो दो क्रमागत तानों के बीच की दूरी बताओ। देखो पहले वृत्ताकार उसका कपड़ा बना दे छतरी का, और इसमें 8 ताने लगाई गई है, तो 8 ताने बना दें, ये 8 ताने लगा दी। अब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो निश्चित रूप से जैसे हमने ये चित्र बनाया, बस बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये त्रिज्या हो गई, और ये प्रत्येक कोण कितने का होगा यही तो बताना है। तो प्रत्येक कोण हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये जो पूरा कोण रहता है वो 360 होता है। ये 8 भागों में वितरित किया गया है। तो दो तानों के बीच में जो कोण, यानी दो त्रिज्याओं के जो बीच में कोण बनेगा, उसी की हमें चर्चा करना है। तो 360 और बटे में जितनी तान है उसका भाग लग जाएगा, तो ये आपका थीटा प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। जब थीटा प्राप्त हो गया, त्रिज्या है उसको तान के बराबर, तो दो तानों के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक छतरी वाला सवाल बहुत अच्छा है। कार के वाइपर में कोई दिक्कत नहीं है, कार का वाइपर मीन्स त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बना सकते हैं। इसी प्रकार से जहाज, क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाज़ों को समुद्र से जल स्तर से नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस से 80 डिग्री के त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैला है, ठीक है। मीन्स इसमें भी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। इसके बाद गोल मेज वाला है, तो इसमें 6 वृत्तखंड शो कर रखे हैं और उनका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है 6 मेज पोश हैं, और प्रत्येक के का जो कोण होगा केंद्र पर वो 6 होने के कारण 360/6, और इस कारण से 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। और साथ में आपको अभी जैसा मैंने बताया पूरे 6 का गुणा होने के बाद पूरे 6 मेज पोश का जो डिज़ाइन है वो हो जाएगा, और उसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो लागत है वो मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में 12.2 में भी आपके इतने क्वेश्चंस अच्छे थे। विशेष रूप से अब 12.3 की अगर चर्चा करें तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, और एक्सरसाइज पूरी नॉलेज बेस्ड हैं, और इसमें से एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है। 12.3 एक्सरसाइज में चित्र बने बनाए हैं, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जैसे पहला ही क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपका चित्र जो बना के दिया गया है वो इस प्रकार से बनाया है। एक वृत्त है, इसके केंद्र से इस प्रकार से बनाया, उसका नाम है, केंद्र का नाम है O। इसके बाद ये R और Q व्यास हो गया क्योंकि केंद्र से जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, और जो P पॉइंट है ये भी आपको, अब क्वेश्चन में छायांकित भाग ये है, ये छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए ऐसा लिखा है। इसमें दे रखा है कि PQ बराबर 24 है। PQ जो दे रखा है वो कितना है, 24 है, ठीक है। इसी प्रकार से PR जो दे रखा है वो 7 है, ये PR है 7। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में चर्चा की थी, उसे हमने बच्चे को बताया था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, क्लास 9th में पढ़ चुका है। जब भी कोई अर्धवृत्त बनता है तो इसके किसी भी बिंदु से पर अगर हम कोण अंतरित करें व्यास के द्वारा तो निश्चित रूप से 90 का ही बनता है। ये सभी कोण कैसे होते हैं, 90 के होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर आप बताइए उसको कि ये व्यास है जो केंद्र से जा रही जीवा, इसलिए व्यास हुआ, और व्यास यानी कि अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर जो कोण बन रहा हो निश्चित रूप से 90 का हुआ, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम इसके पीछे क्यों इतनी बात करना चाहते हैं, हम छायांकित भाग को कैसे प्राप्त करेंगे। छायांकित भाग को प्राप्त करने के लिए पूरा वृत्त है,
ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा प्राप्त हो जाएगा। उसमें से यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आवश्यकता महसूस कर रहे हैं त्रिज्या की। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये दूरी और ये दूरी दे रखी है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज होने के कारण हम PQ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, PQ आपके पास ये चॉइस है, सॉरी PQ आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपको PQ का वैल्यू मिल रहा है 24। ओके, तो त्रिज्या हम अगर प्राप्त कर सकें तो ये कर्ण हो गया, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया RPQ में पाइथागोरस थ्योरम से अगर बात करें तो ये हो गया आपका RQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से PQ का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये आपका RQ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपसे केवल एक सांकेतिक रूप में हम क्वेश्चंस की चर्चा करें, क्योंकि सभी के पास समय कम है, मुझे टाइम लिमिट भी दिया गया है। तो उस आधार पे RQ यानी कि त्रिज्या प्राप्त, ये पूरा व्यास हुआ, तो इसके आधार पे आप OR प्राप्त करेंगे RQ के बटे में 2। ये आपकी त्रिज्या आ गई वृत्त की। जैसे वृत्त की त्रिज्या आएगी, अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें r का वैल्यू रख देंगे तो अर्धवृत्त यानी कि पूरा आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधार हुआ और ये साथ में इसकी ऊंचाई हुई, तो त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करके और जो शेडेड भाग हैं, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा चित्र बना के दिया है कि ये 2 समकेंद्री वृत्त हैं और ये चित्र किताब में ही मिलेगा क्वेश्चन में, और इस प्रकार से एक शेडेड पार्ट बना रखा है ये वाला, और जबकि यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो 40 है, ये 40 है, और साथ में इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो 7 सेंटीमीटर यानी कि ये 7 है और ये पूरी जो है वो 14 है। ठीक है, तो आपको ये शेडेड पार्ट बताना है। निश्चित रूप से बच्चों के मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि इसको 2 त्रिज्याओं और साथ में चाप से घिरे क्षेत्रफल को ही हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 त्रिज्या खंड बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड और एक ही छोटा वाला। कोण दोनों के 40 ही रहेंगे, परंतु त्रिज्याएं दोनों की अलग है, ये 7 है और ये 14 है। आप आराम से दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का, ये पूरे में से अगर ये माइनस कर देंगे तो निश्चित रूप से शेडेड पार्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन से जो डायरेक्ट हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पहले से आपको एक डायग्राम बना के दिया है इस प्रकार से, और यहाँ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। OAB ये त्रिभुज और साथ में ये पार्ट, ये पूरा शेडेड किया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, ये जो OAB समबाहु त्रिभुज है यानी प्रत्येक भुजा 12 की है, और केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। O से यहाँ पर इसका 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा गया है। इसके 2 तरीके देखिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये पूरा पार्ट आपका दीर्घ त्रिज्याखंड हुआ, दीर्घ त्रिज्याखंड का जो कोण हुआ वो ये कहलाएगा। तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करें कि इसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, 12 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट याद है, पहले से 9th में भी था है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह होता है √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दें √3/4 गुणित 12 का
स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए इतना। अब अगर ये ऊपर का पार्ट और जोड़ दे तो पूरा शेडेड आ जाएगा। तो ये कोण आप एक बात और बताएंगे कि भाई प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से 60 हुआ और इसलिए बचा हुआ जो हुआ वो 260 माइनस करेंगे तो 360 माइनस यानी कि 300 डिग्री का बचा। तो जो दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका जो कोण यूज़ करेंगे हम 300 डिग्री का करेंगे और इसलिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे θ/360 गुणित पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 300/360 पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर त्रिज्या क्या रहेगी यहाँ 6 रहेगी तो 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें और इन दोनों को हम निश्चित रूप से प्लस करेंगे क्योंकि ये त्रिभुज और ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से लगभग काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसी टाइप के बने हुए हैं। 5 इसमें जो डायग्राम दे रखा है वो इस प्रकार से हैं। ये वर्गाकार आकृति है और यहाँ पर 4 पार्ट चारों कोनों पर बना रखे हैं इस प्रकार से और ये पार्ट आपको शेडेड करने का कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको सुनना है और उसको छात्रों को बताना है कि पहले हमेशा क्वेश्चन को आप क्लियर करें। इसमें लिखा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। 4 सेंटीमीटर भुजा, ये सभी की वर्गाकार होने के कारण 4 सेंटीमीटर भुजा हुई और साथ में 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ये जो त्रिज्या हुई वो 1 सेंटीमीटर है सभी की। ठीक है, ये चतुर्थांश जो है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। यहाँ पर एक वृत्त भी काटा गया है, ऐसा बना रखा है और इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना है 2 है, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो भी 1 सेंटीमीटर हुई। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है ये खाली है और केवल शेडेड पार्ट ये बचा। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को बच्चों को पहले प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा कि बेटा आपको ये बताना है कि ये खाली पार्ट है, ये खाली, ये खाली, ये खाली है और ये भी खाली है। तो पूरी आकृति पहले बड़ी वाली देखें तो बड़ी आकृति क्या है, बड़ी आकृति वर्गाकार है। और क्या क्या आकृतियाँ दिख रही है आपको, ये 4 वृत्त के टुकड़े दिख रहे हैं। एक रोटी के 4 टुकड़े इस प्रकार से अगर करें और चारों को जोड़ें तो निश्चित रूप से वापस रोटी बन जाती है। तो यानी एक प्रकार से वृत्त के 4 टुकड़े हैं और इन सब की त्रिज्याएं बराबर है। तो एक वृत्त तो यहाँ बन जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा लें। ठीक है, और एक वृत्त आपका अंदर भी बन रहा है, इसकी भी त्रिज्या बने। तो चूंकि दोनों ही वृत्त ऐसे हैं जिनकी त्रिज्याएं बने, पर मान लीजिए ये अलग होता तो हम चाहते हैं कि एक वृत्त तो ये बन रहा है और एक वृत्त ये बन रहा है। यानी वर्गाकार क्षेत्रफल में से वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी चारों चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के बराबर होगा, वो और प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को निकालने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका ये शेडेड पार्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।